हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन करें और जनरल स्टडीज में इस समय हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं। कल के डेट तक आप लोगों को 4 इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्लासेस दिए जा चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रैक्टिस करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से, जिससे आपको अंदाजा हो कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपको उनको कैसे सॉल्व करना और उनसे संबंधित जो और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट चीजें हैं उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मॉर्निंग में 7 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप हमारे नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें और वहां पर एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में जुड़ जाए, जहां पर मैं सब कुछ जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं पीडीएफ के रूप में दे देता हूं। इसके अतिरिक्त वहां पर टेस्ट होता है, क्विजेज होती हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से चाहे जिसी भी प्रकार के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए यहां पर वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, नागरिकता संशोधन। जी हाँ, अभी कल ही के डेट में हम लोगों ने जो है संशोधन, जो तमाम संशोधन हुए हैं और तमाम चीजें पर हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इस संबंध में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। यानी 4 क्लासेस के माध्यम से आपको उन सारी चीजों को देने का प्रयास किया जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो यहां पर देखिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया है। देखो यहां पर ये तिथि इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बनता है। ये देखो यहां पर पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछा गया, तो जीआईसी लेक्चरर में भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, 11 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2019, 9 दिसंबर 2019, 8 दिसंबर 2019। तो देखिए यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका 11 दिसंबर 2019। जी हाँ, इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां पर अगर हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक जो कि 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। ठीक है, लोकसभा से में कितने और ये कुल मिलाकर के जो अंतिम रूप मिला था और उसके बाद राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तो कुल मिलाकर के 11 दिसंबर 2019 की डेट को, चूंकि आयोग भी इसी डेट को माना है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। इस अधिनियम में के प्रावधान में 10 जनवरी 2020 से लागू हुए। ठीक है, कब लागू हुए? 10 जनवरी 2020। इसके अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए 6 समुदाय, इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, तो वो भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, निषेधाज्ञा। बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत इंसिस्ट करके इस टॉपिक को पढ़ा क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप जानते हैं अनुच्छेद 32 में हम लोगों ने इसको देखा था। इसको जो है भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है इस अनुच्छेद को। तो यहाँ पर जो सही विकल्प मित्र वो है निषेधाज्ञा। जी हाँ, प्रतिषेध भी है, परमादेश भी, अधिकार परीक्षा भी है, लेकिन निषेधाज्ञा नहीं है। यह निषेधाज्ञा याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें संवैधानिक उपचारों का उल्लेख इनका जो है 32 से 35 के मत के अंतर्गत किया गया। संविधान भाग 3 जो कि मूल अधिकारों और उनके संरक्षण से संबंधित है, राज्य द्वारा यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में याचिका मतलब ये जारी की जा सकती है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा याचिका, यानी कहने का मतलब 226 हाई कोर्ट, अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। और साथ ही साथ मेरे भाई जितने भी क्वेश्चन के आपको आंसर पता हो, नहीं पता हो, हमारे बताने के बाद आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर करें, जिससे आपका ये पोर्शन तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखें भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताओ यहां पर जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना। सही विकल्प है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी हां मेरे भाई, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो है कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भैया विदेशी वालों को नहीं प्राप्त है कि पाकिस्तान से आके हम का ज्ञान दे। ठीक है, तुम अपना ज्ञान पाकिस्तान में दो, अपना ज्ञान चीन में दो, हमसे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ का जो बोलेगा हम उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रख सकते हैं। विदेशी नागरिकों को यह अधिकार नहीं। विदेशी नागरिकों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे विधि के समक्ष समानता। भाई ऐसा नहीं है कि वो मानव है, तो अगर मान लीजिए कुछ उसके साथ गलत होगा तो उसके पक्ष में हमारी कोर्ट जो है डिसीजन लेंगी। और उसके बाद प्राण व दैहिक स्वतंत्रता,
इसका भी अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और शोषण के विरुद्ध, ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी आया हम उसका जब मतलब उसका शोषण करेंगे, नहीं, ये भी जो है अधिकार है विदेशियों का, वो हमारे कोर्ट का सहारा ले सकता है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते भैया अगले क्वेश्चन। उससे पहले यार आपके लिए बेहद मेहनत की जा रही है इन वीडियोज को बनाने में, तो कृपया आप इन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर किया करें, ठीक है। क्योंकि आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको हम पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते हैं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में करंट अफेयर कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, क्विज कराते हैं, जो एक बहुत ही हैक्टिक है। निश्चित तौर पर हमने अपनी स्वयं की तैयारी के लिए इतना प्लान नहीं बनाया था, इससे आसान था हमारी तैयारी, लेकिन हम आपके लिए रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप सब कुछ करें। उसके साथ साथ जो है जो पीडीएफ ग्रुप बना हुआ उसको जरूर ज्वाइन करें। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 26। जी हाँ, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 यहाँ पर देखिए ये भी लेक्चरर में ही पूछा गया, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि कौन सा अनुच्छेद में मतलब निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया, वही एलटी ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 21 है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 20 का, तो अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अभी हम लोगों ने बात किया हुआ था, ठीक है, जब हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 22 में हिरासत व नजरबंदी में संरक्षण, और अनुच्छेद 26 में धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध की स्वतंत्रता है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। तो यहाँ पर जो सही विकल्प भैया वो है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति रहे और जिनके जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, वही महान विभूति, ठीक है। दूसरे नंबर के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा, ठीक है, या संधि का। इन्हें कार्यपालिका और विधायिका पर बाध्यकारी बनाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों के संबंध में भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको समझ, आप जानते हैं भाग 3 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं? इसका अगर आपको आंसर पता हो कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है भाग 3 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद तक चीजें होती हैं। आगे देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए याचिका है, ये अंग्रेजी अर्थ है। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। देखो यहाँ पर टू हैव द बॉडी ऑफ, टू कमांड, टू बी सर्टिफाइड बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इसमें आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रतिषेध, ये सही सुमेलित नहीं है। अगर हम सही सुमेलन की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सही है। परमादेश, टू कमांड, ये भी सही है, ठीक है। प्रतिषेध का मतलब होता है रीट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है, क्या होता है? प्रोहिबिशन होता है, ठीक है। इसको आप देख लें। क्या परीक्षा का मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब ये यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको देखें। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन बनता है भैया। और ये पोर्शन अनुच्छेद 32 तो मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि एग्जामिनर ताके बैठे रहते हैं कि जब देखो तो इसी से उठा के क्वेश्चन रख देते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निषेध तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित कर? बताओ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। अनुच्छेद यहाँ पर देखिए 43A, 49A, 38A, 45, ये देखो आपके जीआईसी लेक्चर 2021 का क्वेश्चन है। सोच के देखो, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया है, इसीलिए एकदम उसी तरीके का माहौल हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं जैसा आपको आपके एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ करके इस तरीके की तैयारी आप करते रहें, कमेंट में आंसर आप देते रहें, जिससे आपकी तैयारी बेहद होती चली जाए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो सही विकल्प है भैया अनुच्छेद 43A। और जो लोग पीडीएफ ग्रुप नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, 9565272442 नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और जो लोग जुड़े हैं उन्हीं की बदौलत ये सारी सीरीज मिल रही है, क्योंकि मतलब आप समझ लीजिए पूरी टीम को मैनेज करना बिना पैसे के संभव नहीं है। तो इन बेचारों के सहयोग से अगर ये सारे वीडियोज को मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, मेहनत कर पा रहा हूँ, हमारी टीम मेहनत कर पा रही है, मैं उनका जो है मेहनताना दे पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल्स जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको धन्यवाद। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप सहयोग जरूर करें, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं भैया अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यह प्रावधान 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन को
किस और नाम से जाना जाता है, आप उसको जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है? तो जम्मू कश्मीर, गोवा, मिजोरम, नागालैंड। ये देखो आप क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, उस दौरान ये प्रावधान हुआ था, और इसका जो सही विकल्प है भैया गोवा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करता है, और वर्तमान में केवल गोवा में यह लागू था इसमें, और बाद में कहाँ हुआ, फिर उत्तराखंड में लागू हुआ। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया, तो उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर सही है। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निषेध तत्वों का वर्णन है। भाग देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4 और 5, तो मतलब यहाँ पर 6। ठीक है, तो आपको इनसे बताना है कि कौन से भाग में, भाग कौन है, 4 है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें भाग 4 का, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। ये अपरिवर्तनीय है, इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, बात हो रही है किसका, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक न्याय आर्थिक सुनिश्चित करना, धार्मिक राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो आपको बताना भाई यहाँ पर जो पूछ रहा नीति निषेध सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, तो सही विकल्प क्या, धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं। ये हमारे नीति निषेध और हमारे संविधान का उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ धार्मिक नहीं, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष चलेगा। ठीक है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी देश का मतलब किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश में उनकी पूरी स्वतंत्रता है। आप जाइए क्रिश्चियन मानिए, आप जाइए मुस्लिम बन जाइए, आप जाइए जो है यहूदी बन जाइए, जो भी आपको बनना है बन जाइए, बट किसी और को डिस्टर्ब आपको नहीं करना है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे यहाँ, यानी धर्मनिरपेक्षता है हमारा देश, इसीलिए इतना खूबसूरत है। ठीक है, अगर हम बात करें इनका उद्देश्य आर्थिक न्याय की स्थापना एवं कल्याणकारी राज्य बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो 36 से लेकर के 51 तक ये भाग 4 के अंतर्गत है, जो से नीति निषेध तत्व हम कहते हैं। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक, ठीक है क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक नीति निषेध तत्व है? देखो, समान कानूनी संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो देखिए यहाँ पर समान कानूनी संहिता, ये आपका आंसर सही है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता संबंधित है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, इसमें यहाँ पर अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया। अगर हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो ये आता है अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत। ठीक है, अगर हम धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो 25 से 28 तक आता है। ठीक है, 25-28 ये हमारे मूल अधिकार से संबंधित है। और विधि के जो है समक्षता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक तरीके से रिवीजन भी करते जा रहे हैं, चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं, जिससे क्या होगा हमारे लिए ये क्वेश्चन बेहद आसान होते चले जाएंगे। अब देखें, आगे बढ़ते हैं भैया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना। बताओ यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि इनको आप रेगुलरली देखते जाएं। अनुच्छेद 51 भाग 4 के जो कि राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय संगत संबंधों को बढ़ावा देने हेतु निर्देशित किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता द्वारा करने का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, इनके क्वेश्चन जितने आंसर आपको पता हो कमेंट में करते जाएं। आगे देखो, ये पर निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो देखो, ये एस.के. अय्यर, एच. कुंजरू, एच.बी. कायत, के.टी. शाह। बताओ सही विकल्प। इस तरीके के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इन तमाम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सही, तो के.टी. शाह ने कहा था, के.टी. शाह ने नीति निर्देशक तत्व। अब बताओ नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, यानी किस देश के संविधान से लिया गया? तो आप इसका आंसर कमेंट में करिए। ठीक है, कमेंट करिए, क्योंकि हमने पढ़ाया है। तो ये अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की जब बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये के.टी. शाह ने कहा है कि ये जो है ऐसा चेक इसको बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर यह विषय, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। ठीक है, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुविधा की भावना विकास करना, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलगाव। अनुच्छेद 51 का 6, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 का इस तरीके से है। यहाँ पर कूट दिया, इन कूटों को बताना है कौन किससे सही सुमेलित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें मेरे भाई, तो जो सही विकल्प बनेगा आपका वो है इन कूटों में से जो है आपका बी आंसर, यानी 2, 4, 1, 3। तो 2 अगर हम बात करते हैं 2, फिर उसके बाद आ जाता है 4,
फिर उसके बाद आ जाता है 1, फिर उसके बाद आ जाता है 3। देखो इसमें अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर, ठीक है, इसमें अनुच्छेद किसके अंतर्गत है, ये अनुच्छेद 51 गा के अंतर्गत है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि जो है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, तो ये है अनुच्छेद 51 का 6 के अंतर्गत, ठीक है। ज्ञानार्जन और सुविधा की भावना का विकास करना, अनुच्छेद 51 का जा के अंतर्गत, 6 ज ग, देखो कितना है। राज्य की लोक सेवाओं, न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलगाव, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। ये चीज़ें हैं। इस तरीके से आप सोचिए कि एक एक अनुच्छेद को भी हम लोग यहाँ पर फिर से रिवीजन कर रहे हैं, तो जिससे आपको पता चले कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखें तो ये है भैया आपका सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। बताओ सही विकल्प, बहुत बार बताया हमने, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका जो सही विकल्प है वो है ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, ये आंसर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। तो अगर हम बात करते हैं संसदीय व्यवस्था, वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों या व कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या वेस्टमिंस्टर स्वरूप की सरकार भी कहा जाता है, ठीक है। यह व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा और हमारे संविधान भारत में आदि देशों में प्रचलित है, ठीक है। सर्वप्रथम संसदीय सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ हुई थी और वहीं से हमारे संविधान में इसको जो है हम लोगों ने लिया है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, भू राजस्व संविधान के में उल्लिखित किस कर की श्रेणी में आता है? कर को पूरी तरह केंद्र के दायरे में, कर जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आते हैं, कर वह जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है किंतु राज्यों तथा द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किया जाता है, कर वह जो केंद्र द्वारा लगाया एवं इकट्ठा किया जाता है लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है। तो आपको बताना भाई इसमें सही विकल्प, यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है भैया बी, यानी कर जो पूरी तरह राज्यों के दायरे में आते हैं। क्वेश्चन का एक बार फिर से देखिए, भू राजस्व संविधान में उल्लिखित किस कर की श्रेणी में आता है? तो भू राजस्व किसके? कर जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आते हैं, ठीक है। तो ये होता है राज्यों द्वारा उद्गृहित, संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले करों में भू राजस्व कर सबसे प्रमुख है। अतः भू राजस्व कर पूरी तरह राज्य के दायरे में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? मतलब आप जानते हैं भारत का संविधान की जो संघीय लक्षण है उनके बारे में दिया गया है, लेकिन कौन सा ऐसी चीज़ है जो दर्शाता है कि हमारे संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो आपको बताना, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकहरी नागरिकता। इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है एकहरी नागरिकता। जी हाँ, अगर देखें भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के अतिरिक्त कई एकात्मक विशेषताएं भी हैं। जैसे एकात्मक विशेषताओं की हम बात करें तो ये आपका एकहरी नागरिकता, सशक्त केंद्र, राज्य अनश्वर नहीं, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, ठीक है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। तो बताओ यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है किससे? भारतीय संविधान से भैया, ठीक है। क्योंकि इससे ताकतवर कुछ नहीं है, ये बहुत ताकतवर है, इससे ज़्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है, ठीक है। केंद्र व राज्यों को सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं, ठीक है। संविधान संघीय स्वरूप का है जिसमें विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियां केंद्र व राज्यों में विभाजित हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अध्याय जो है ये जो है 11 के अंतर्गत, मतलब भाग 11 अध्याय 1 के अंतर्गत जो विधायी संबंध है अनुच्छेद 245 से 255 तक, अध्याय 2 में 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों की बात की गई। और अगर हम अनुच्छेद भाग 12 के अंतर्गत बात करें तो वित्तीय संबंधों का जिक्र किया गया है जो अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत है, ठीक है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ, नहीं, हाँ केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, हाँ केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। तो इसमें सही आंसर है, आपको बताना है, और हमने इस क्वेश्चन का जिक्र किया है। तो यहाँ पर देखें नहीं, जी हाँ आप देखें। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 292 व 293 उधार लेने की शक्ति पर आधारित है। केंद्र सरकार देश के भीतर या विदेश से ऋण ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चला जाए जो है, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश सरकार चली जाए या मध्य प्रदेश या राजस्थान, गोवा या कोई ऐसी सरकार, प्रादेशिक सरकार चली जाए चीन के पास, अफगानिस्तान के पास, पाकिस्तान के पास, यूएसए के पास, भैया हमको पैसा दे। हालांकि इनके पास है ये नहीं है, पाकिस्तान भीख मंगा खुद है, तो का पैसा हमको देगा, लेकिन ये प्राधिकार यहाँ पर प्राप्त नहीं है, ठीक है। केंद्र सरकार ले सकती है किसी भी देश से और जो है विदेश से वो ऋण प्राप्त कर सकती है, परंतु कोई राज्य केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमा तक ही ऋण ले सकती है और वह विदेश से ऋण नहीं ले सकती है।
आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बताओ यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो इसमें देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपको उत्तरी से उत्तर ना अंदाजिएगा। अगर अब यहाँ पर बात करेंगे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ये बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बेहद इंपॉर्टेंट है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। जी हाँ, इस तरीके से अगर हम देखें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में अगर हम बात करें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और इनका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश भैया मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। ठीक है, चूंकि 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इसका मुख्यालय कहाँ? हमारे इलाहाबाद में, प्रयागराज। कभी आइएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसका मुख्यालय कहाँ है? एकदम पूरा कोलकाता में। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप, दादरा नगर हवेली, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, और उसके बाद दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखें तो, और इनका मुख्यालय जो कहाँ पर है? चेन्नई में है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्यों है तो अलग से पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1976 के तहत बनी परिषद बनी है, जिनका मुख्यालय शिलांग में है। तो इस तरीके से ये भी, इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, संघ का वह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। तो देखें अनुच्छेद 325, 355, 359, 357, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है? तो अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद यहाँ पर 355 के अंतर्गत इसका जिक्र, किसका? 355 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ यह कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षित करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 358, 360, 355, 356। बताओ यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया डी। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? अभी हमने देखा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ट्रावनकोर, क्रोचिन, पेप्सू, बिहार। बताओ सही विकल्प, सही विकल्प क्या है आपका? पेप्सू। जी हाँ, पेप्सू। अब आपके मन में आएगा यार पेप्सू कौन सा राज्य है? पेप्सी पेप्सू पीने वाला तो नहीं है। यहाँ पर देखें अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसको पेप्सू के नाम से जाना जाता है, बाद में यह क्षेत्र पंजाब राज्य में विलय हो गया। तो आप समझे इस बात को, तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पेप्सू, पेप्सू का मतलब पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म पेप्सू बन जाता है, PEPSU। ठीक है, आगे देखें अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ठीक है, सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, पुंछी आयोग। बताओ सही विकल्प यहाँ पर देखें, सही विकल्प है इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, संघ राज्य संबंध हेतु जो है बने आयोग और समितियां अगर हम बात करें, शीतलवाड़ समिति जो कि 1966 से 69 तक है। राजमन्नार समिति की अगर हम बात करें 1969 में है। ठीक है, आनंदपुर शाही प्रस्ताव तो 1973 में है। सहकारिया आयोग 1983 में है। MH पुच्छी आयोग की अगर बात करें तो 2007 में ये सब बने हैं। तो यहाँ पर इतना आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। अब देखो यहाँ पर भारत का एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, देश स्वतंत्र है, देश में जनतांत्रिक व्यवस्था है, अंतिम सत्ता संसद में निहित है। बताओ यहाँ पर सही विकल्प, सही विकल्प है ये, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत गणराज्य है यानी भारत गणतंत्र है क्योंकि इसका राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसमें जो सही आंसर है वो है भैया एक व दो दोनों, यानी दोनों आंसर आपका सही है। इसमें अगर हम बात करें अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रस्ताव के लिए आधार बताना आवश्यक नहीं है, राज्यसभा इस पर विचार नहीं कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
नीति निश्चक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों का गठन, मुफ्त कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता, इनमें से कोई नहीं। आप ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको इसका आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया यहाँ पर मुफ्त कानूनी सहायता, ये आपका आंसर सही है। अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अनुच्छेद 39A जोड़ा गया और उसी में ये मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया। इसमें जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन इसमें है मैंडमस यानी परमादेश याचिका में मैंडमस शब्द किस भाषा का है? देखो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, ये यूपीपीएससी आश्रम पद्धति में पूछा गया 2015 में। ठीक है, फ्रांसीसी, जर्मन, लैटिन और अंग्रेजी, आपको बताना यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो ये शब्द है भैया मैंडमस। यहाँ पर आप देखें लैटिन भाषा का शब्द है। आप जानते हैं इंग्लिश दुनिया की मोस्ट बैंकक्रप्ट लैंग्वेज है, यानी सबसे दिवालिया लैंग्वेज है। इसमें लैटिन, फ्रेंच, जर्मन तमाम भाषाओं को मिला करके खिचड़ी बना करके तब अंग्रेजी बनी। तो यहाँ पर देखिए मैंडमस, हमको लगता है सामान्यतः यार अंग्रेजी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी का मतलब क्या है? ये लैटिन भाषा का शब्द है मैंडमस। ठीक है, मैंडमस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या होता है? हम आदेश देते हैं, या न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को उनके कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने हेतु जारी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। बताओ यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है, ये है पटेल साहब। ठीक है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर देखिए वल्लभ भाई पटेल साहब है। अगर हम प्रमुख अन्य समितियों की बात करें तो जैसे संचालन समिति कौन थे उसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अध्यक्ष थे उसके। आवास समिति के पट्टाभी सीतारमैया जी थे। राज्यों के संबंधित जो समितियाँ थी उसमें जवाहरलाल नेहरू साहब उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल साहब थे। प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर साहब थे। जो है अल्पसंख्यक उप सचिव समिति के एच.सी. मुखर्जी साहब थे। तो इतना आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखें भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से प्राप्त होती है। कहाँ? भारत का संघ है, भारत का प्रत्येक उप प्रदेश डोमिनियन, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। केवल एक व दो या तीन, 1, 2, 3। तो बताओ भाई यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प देखें यहाँ पर यह है 1, 2 और 3, यानी ये और ये। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की संसद की भारतीय संघ तथा राज्य के प्रदेश डोमिनियन के लिए कानून निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें संसद का प्राथमिक कार्य है कि देश के संचालन के लिए विधियां बनाना। ठीक है, संसद को संघ सूची विषयों पर तथा अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगर हम बात करें यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय का विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। ठीक है, और बनाती ही है। आप जानते हैं कल की डेट में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ऐसी स्थिति में संसद राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी और संसद को विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए भी कानून बनाने का निर्माण करने का अधिकार है भैया। देखो तो भैया अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर देखें यहाँ पर किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारतीय सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें अगर आप देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका यहाँ पर डी आंसर। जी हाँ, यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थे। इनकी मुख्य विशेषता की बात करें, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था थी। ठीक है, एक दूसरी अगर बात करें तो एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होनी थी। लेकिन यह लागू नहीं हो सका क्योंकि रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी 1937 में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। मताधिकार का विस्तार, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थे? तो देखें यहाँ पर 1861 गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार दिया गया। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। तो बताओ यहाँ पर सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर ये गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ठीक है, के अंतर्गत अगर हम देखें
तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, अवधि उसकी 6 माह तक हो गई। ठीक है, अन्य प्रावधान कराए गए, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया था, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, जो है दिनकर राव, ये सब थे। ठीक है, और तमाम ऐसी सुविधाएं प्राप्त थी जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, परेशान ना होइए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भाई, देखें ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जनवरी 1947, जून 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? हमने इसको अंग्रेजी वाली क्लास में भी मतलब हमने इसको जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाली क्लास में भी देखा था, अब यहाँ पर भी हमको इसको देखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है जुलाई 1947। ठीक है, तीसरा स्वतंत्रता विधेयक 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, इसे 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से अधिनियम परिवर्तन में आया। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? आपको बताना भाई, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। जुलाई 1946, अगस्त 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946, हिंदी अंग्रेजी दोनों में समझो। सही विकल्प है भाई यहाँ पर सितंबर 1946। आंसर आप इसका कमेंट में करते जाए मेरे भाई, आज के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। 2 सितंबर 1946 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल कर पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो आप इतना यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान पारित हुआ, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, तो इतना आपको यहाँ पर क्रम के अनुसार बताना है। तो आप देखें, तो अगर हम क्रम को मिलाएंगे और उसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर ये विकल्प आपका सही है। ठीक है, सबसे पहले भारत संविधान सभा की पहली बैठक की जब बात आती है तो ये कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1946 को हुआ था। ठीक है, 9 ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें संविधान सभा की पहली बैठक, जी हाँ यहाँ पर, तो ये कब हुआ था भैया? 9 दिसंबर 1946 को। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बात करें प्रारूप समिति की नियुक्ति, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 1947 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान पारित हुआ कब, यहाँ पर देखिए दूसरा भारतीय संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, और उसके बाद सबसे लास्ट में भारतीय संविधान के लागू होने की थी। तो आप जानते हैं कब? 26 जनवरी 1950, और तब से हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं, इस डेट को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15, 20, 16, 14। बताओ सही विकल्प। सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी, यानी 14 लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू साहब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुल सदस्यों की संख्या तो 14 थे, और नेहरू सहित को। ठीक है, अगर हम देखें प्रमुख सदस्यों की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल साहब, बलदेव सिंह, जान मथाई, सी राजगोपालाचारी, CH भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खां, आई चुंदरीगर, जो है अब्दुल रब निस्तर, जोगेंद्र नाथ मंडल, जो है गजनफर अली खां। तो ये कुल मिलाकर के पहली अंतिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुआ था। आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम, TT कृष्णमाचारी। हम सब जानते हैं और बहुत बार जानते हैं, ऐसा महान कानून मंत्री बना जिन्होंने इस तरीके का संविधान पहले ही लिख दिया था कि जिसको पालन करके ही हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य की ओर आगे बढ़ा। यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अगर हम बात करें अंतिम सरकार में जो है यहाँ पर, तो ये जो है योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। ठीक है, लेकिन जो प्रथम स्वतंत्र सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब क्या थे? ये विधि मंत्री थे। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रथम कानून मंत्री का, तो प्रथम कानून मंत्री की जब बात आएगी तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? 15, 13, 12, 10। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा भाई। यहाँ पर सही है कितना? 15। जी हाँ, भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। यह किसने कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, NG रंगा। तो बताओ यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। संविधान सभा की बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा था, उनका आशय यह था कि अंग्रेजों ने पृथकवादी राजनीति की शरारतें छोड़ दी, जिससे भारत की एकता को चुनौती मिली है। आप जानते हैं हमारे देश तमाम रियासतों में बटा हुआ था, अब उनको एक करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है?
और उसीलिए यूनिटी ऑफ स्टैचू के रूप में इनकी मूर्ति बनाएगी इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज का अंतिम क्वेश्चन यह है भाई, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम। सज्जन केस, सिंह केस, बेरूबारी, गोलकनाथ, केशवानंद भारती केस अभी कल ही के डेट में हमने देखा है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये कूट है, कूटों के माध्यम से आपको बताना है कि यहाँ पर जो सही विकल्प है वो ये है। अगर हम बात करें तो बेरूबारी केस, ठीक है, बेरूबारी केस की बात करते हैं 1960 में है। कब है? 1960 में है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है यहाँ पर सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस की बात करें तो 1965 में है, ठीक है, 1965 में है। और उसके बाद अगर हम बात करें गोलकनाथ केस आता है, ठीक है, ये कब आता है भैया? 1967 में, 1967 में। केशवानंद भारती केस ये 1973 में इसका यहाँ पर इस तरीके से आप इसके कालक्रम को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि हमको एक समय सीमा के अंतर्गत अपने इस सिलेबस को कवर भी करना है, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख रहे, लेकिन पीडीएफ ग्रुप में हम सारा कंप्लीट मटेरियल यहाँ पर आप देखें तो अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको देना है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखेंगे नहीं, इसलिए मैं इनके अतिरिक्त जो भी और भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको मैं जो है पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, आप आराम से उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने पीडीएफ ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ये नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन कर लें और टेस्ट ऑन क्विज़ में पार्टिसिपेट करें। वीडियो बहुत ही मेहनत से तैयार की जा रही है, इसलिए आप इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।